अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना एक और इम्पोर्टेंट एक्ट करने जा रहे हैं जो कि पीरा का एक्ट है 2024 का। ठीक है जी। तो ये आज हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी कमेंसमेंट की डेट देखेंगे आप, 17 अक्टूबर 2024 है। जाहिर है ये आपने याद करनी है। अब यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो अभी इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं आगे सारी बयान हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा तो आपको उस तरह समझ नहीं आएंगी जैसे कि समझ आनी चाहिए। और उससे पहले वो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है ना, ये जो एक्ट है इसके तहत क्या होगा। इसके तहत जो है ना कोई स्पेशल लॉज हैं, ठीक है जी। वो स्पेशल लॉज पूरे पंजाब के ऊपर लागू किए जाएंगे। कैसे जी? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो ये जनाब अली यहाँ पे बात लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है जी इसके अंदर। तो सबसे पहले इसकी चैप्टर की अगर बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 है। टोटल इसके 18 चैप्टर हैं आपके पास, ठीक है जी। और आर्टिकल्स हैं जी 82। आर्टिकल्स नहीं, सेक्शंस बोलेंगे यहाँ पे, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स बोलते हैं। तो 82 जनाबे अली इसके सेक्शंस हैं और 18 इसके चैप्टर हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास, आपको पता है बड़ा आसान होता है, सबका सेम ही होता है तकरीबन। टाइटल पूछा है उसने। टाइटल जनाबे अली यहाँ से स्टार्ट होगा जी। ये दा छोटा नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा हो तो आता है साथ। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 ये इसका नाम है। और इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब, ठीक है जी। वो जो लास्ट पढ़ा था ना कॉलोनाइजेशन वाला आपने, तो वहां पे लिखा हुआ था ना कि एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज। तो यहाँ पे देखें ये होल पंजाब का कह रहा है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एंड अप्लाई टू सच एरिया एज अ गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इज ऑफिशियल गैजेट। तो गवर्नमेंट बताएगी ऑफिशियल गैजेट में कि कब से इसका इतलाक करना है, ठीक है जी। और ये कमेंट्स हो चुके हैं, ऊपर मैंने आपको डेट बताई है। जो डेफिनेशंस देख लेते हैं अब कुछ, यहाँ पे काफी सारी डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशन से वैसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ भी जाते हैं बल्कि। तो लेकिन ना यहाँ पे मोस्टली जो डेफिनेशंस है ना, तो उनका ये बताया हुआ है कि ये बंदा जो है ना वो है जो एक्ट में दिया गया है, या ये चीज वो है जो एक्ट में बताई गई है, या जो शेड्यूल्ड लॉज हैं आपके जो लास्ट में दिए हुए उसमें बताई गई है। मोस्टली डेफिनेशंस ऐसी हैं। तो बाकी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखें एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब उसने स्टार्ट कैसे किया? अल्फाबेटिकली स्टार्ट किया, इसलिए पहले ये आ गया, वरना कोई आसान चीज वो दे देता। एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है ना वो कहता है, इसका मतलब ये है कि एक ईपीओ होता है, ठीक है। अभी देखिए ना, ईपीओ का नहीं पता हमें, तो थोड़ा सा आगे जाके वो आपको ईपीओ की डेफिनेशन भी यहाँ पे देगा। वो कहता है कि ईपीओ का मतलब है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ठीक है जी। ये जो है ना ईओ इशू करता है, ठीक है जी। कौन? ईओ कौन होता है? जो एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है ना, वो इसको इशू करता है ईपीओ को। और उसके बाद ये जनाबी वाली फर्दरेंस जो इसकी होती है, इसके बाद जो है ये एब्सोल्यूट ऑर्डर बन जाता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। एक्ट का मतलब यही वाला एक्ट है, मैंने आपको बताया था। इस तरह के एमसीक्यूज नहीं पूछता वो, क्योंकि काफी सारे एक्ट इसमें मौजूद हैं। अथॉरिटी का मतलब कौन है जी? अब ये जो पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, पीरा जो है, तो इस पूरी को जो है ना, मतलब सॉरी, इस अथॉरिटी को जो कि एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर बनाई गई है, उसको हम अथॉरिटी बोलेंगे। तो अभी हम देख लें सेक्शन 3 में कहां पे इसको बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आसानी रहे ना आपके समझने में। देखें, ये मैंने जब आपको वो लास्ट करवाए थे ना प्राइस कंट्रोल वाले और होर्डिंग वाले, वहां भी मैंने आपको इसी तरह बताया था। देखिए ये है आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। यानी कि इसको यहां पे कायम किया गया है कि इसको पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को, ये देखें ये थर्ड है ना, तो इसके तहत कायम किया गया है। तो ये बात वो ऊपर आपको करना चाह रहा था। आगे भी इसको पढ़ते हैं तो मजीद आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जी, उसके बाद वो कहता है अथोराइज्ड ऑफिसर कौन होगा जी इस एक्ट के तहत। अब सेक्शन 10 के अंदर ना कुछ डेफिनेशंस उसने एक्स्ट्रा दी हुई हैं, तो वहां पे इसका उसने बताया हुआ अथोराइज्ड ऑफिसर का। बोर्ड कौन है जी? ये जो सेक्शन 12 है ना आपका, तो उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, पूरा बोर्ड है। अभी हम इसको पढ़ेंगे बड़ा डिटेल में, आपको समझ आ जाएगा। चेयरपर्सन कौन है जी? जो अथॉरिटी का चेयरपर्सन है। और अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी कौन है जी? ऊपर उसने बता दिया है। पीरा जो है ना उसको अथॉरिटी बोलेंगे। जहां पे भी अथॉरिटी का वर्ड आएगा इसका मतलब पीरा डिपार्टमेंट जो है ना वो है। अच्छा, डिपार्टमेंट से कंफ्यूज नहीं होना, आगे भी डिपार्टमेंट की डेफिनेशन भी आएगी, वो मैं आपको बताता हूं। देखें कोड का ना मैं पिछले जो थे आपके एक्ट्स उसमें भी बता चुका हूं कि इसकी सेम डेफिनेशन अगर आ जाता है तो इसका मतलब यही होगा जी, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर
1898 डेट भी मैंने आपको बताया था, याद रखना, ये अक्सर आ जाएगी। अच्छा, कमेटी को देखते हैं। वो कहता है कमेटी का मतलब क्या है जी, जो इस एक्ट के अंडर बनाई गई है। अब इसमें क्या चीज आपने और याद करनी है, बस ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। कोर्ट देखें, अब ये तो डेफिनेशन बनती है। कोर्ट का मतलब वो कह रहा है या तो सेशन कोर्ट होगी या जो एडिशनल सेशन जज होगा ना उसकी कोर्ट होगी। तो ये देखें, ये तो एमसीक्यूज बन सकता है, लेकिन जो चीज वो आ जाए वो कहे कि जी इस एक्ट के अंडर, उसको क्या वो डेफिनेशन में देगा। अच्छा, कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी कौन होता है जी? स्टेट प्रॉपर्टी जो कि सरकारी जायदाद है, उसका जो कस्टोडियन है, वो कहता है कि ऐसा ऑफिसर होता है और सच एम्प्लॉय होता है किसका जी? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का मतलब यहां पे क्या है जी? पंजाब होगा, वो भी बता देगा आगे जाके ना आपको डेफिनेशंस के अंदर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैनेज करता है, मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट करता है जी स्टेट की प्रॉपर्टी को, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे कस्टोडियन है ये। आगे देखते हैं जी डिपार्टमेंट। मैंने भी आपको बताया था कि डिपार्टमेंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे वर्ड आ जाए ना डिपार्टमेंट तो उसका मतलब पीरा नहीं होगा। पीरा जहां पे भी आएगा तो वो अथॉरिटी लिखा हुआ होगा। तो डिपार्टमेंट का क्या है जी? वो यहाँ पे तीन चार चीजें देता है। वो कहता है कि डिपार्टमेंट का मतलब है जी कि वो डिपार्टमेंट जो कि पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस जो है ना 2011 के, उसके अंदर उसकी जो डेफिनेशन बताई हुई है वो डिपार्टमेंट है। एंड आल्सो इंक्लूड्स जो अटैच्ड डिपार्टमेंट होते हैं। नंबर 3 पे वो कहते हैं जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, और नंबर 4 पे जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं। ठीक है जी, एंड सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज भी है। तो ये सारी की चीजें क्या है जी? ये डिपार्टमेंट है। अगर एमसीक्यूज में आपके आ जाए तो ऑल ऑफ दीज पे आपने क्लिक करना होगा। अच्छा जी, डीजी कौन है जी? डीजी वही है जो इस अथॉरिटी का, यानी कि पीरा का डीजी है, उसे हम डीजी कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट का मतलब, अब देखिए ये तो एमसीक्यूज आ सकता है आपका। वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट वो होगा जो नोटिफाई हुआ है पंजाब लैंड रिवेन्यू एक्ट 1967 के तहत। ठीक है जी, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ये जो शेड्यूल्ड लॉज हैं एंड में दिए हुए, वहां पे भी ये लिखा होगा। एम्प्लॉय मींस एन ऑफिसर, स्टाफ और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी। ठीक है जी, तो जिसको अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है। और एक्ट 10 के अंदर मैंने आपको बताया ना कि ऊपर जैसे अथोराइज्ड ऑफिसर आ गया, इसी तरह एम्प्लॉय हो गया, इनकी आगे उन्होंने थोड़ा बहुत बताया हुआ, लेकिन कोई ज्यादा डिटेल में बात नहीं की हुई आगे भी जाके। इंक्रोचमेंट क्या होती है जी? तो वैसे तो आप लोगों को जबानी तो पता होगा, यहां देख लेते हैं। कहता है कि एनी इंटरफेरेंस विद और इंट्रूजन इनटू द स्टेट प्रॉपर्टी, जब मदाखलत की जाएगी, इंट्रूजन होगा कहां पे जी? जो सरकारी जायदाद है, सरकारी प्रॉपर्टी। एंड इट इंक्लूड्स एनी परमानेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर। कहते हैं कि अब देखें, एक सरकार की जगह है, वहां पे आप जनाब अपना घर तामीर कर लें। जैसे होता है ना अक्सर, ये कैनाल होती हैं, नहरी जो जमीनें होती हैं उसके साथ वहां पे कोई बंदा अपना घर बना ले। या फिर इसके अलावा जो रोड्स हैं, रोड्स के दरमियान में कहीं किसी ने अपना आरजी जो है ना वो कोई रेडी वगैरह लगाई हुई है, तो परमानेंट भी हो गया, टेम्परेरी हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर की वैसे बात कर रहा है। रेज्ड देयर ओन और मूवेबल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड देयर अपॉन, ये आ गई मूवेबल वाली बात जो मैंने रेडी वाली की है ना आपको, कि कोई जो है सड़क के दरमियान में कोई अपना काम स्टार्ट कर देता है। एनफोर्समेंट इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स और प्रोसेसेस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंपेलिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज। ठीक है जी, तो इन्हीं के तहत जो इन्फोर्समेंट होनी है उसे क्या कहेंगे? एनफोर्समेंट कहेंगे। और एनफोर्समेंट कोस्ट क्या है जी? जब कोई ईओ, आईओ या एसडीओ जो है ना किसी चीज के ऊपर एनफोर्समेंट कराने जाएगा तो उसका जो अखराजात आएंगे तो वो कहता है कि उसे एनफोर्समेंट कोस्ट कहेंगे आप। ठीक है, कोस्ट डिटरमिन्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर ऑन एन ऑफेंडर। ठीक है, देखें ऑफेंडर कौन है? जैसे अभी ऊपर बात की ना, जिसने इंक्रोचमेंट की हुई है जिस बंदे ने, वो ऑफेंडर है। अब यहां से जाते हैं पीरा वाले, और उसकी जो है कोई भी प्रॉपर्टी उसने बनाई हुई है किसी सरकारी जगह पे या कोई चीज रखी हुई है, उसको जो है ना रूल्स पे अमल करवाने के दौरान जो खर्चा होगा ना, तो वो जो ऑफेंडर है वो कहता है कि वो देगा। किसके कहने पे? एचओ के कहने पे। हियरिंग ऑफिसर का आगे अलग एक सेक्शन है, आप आगे जाके इसको पढ़ेंगे। एंड इंक्लूड्स एनी एडिशनल कॉस्ट, दूसरी चीज ये बता रहा है जो कि एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड बाय एनफोर्समेंट स्टेशन। ठीक है जी, तो जिस तरह पुलिस स्टेशन होते हैं, आगे जाके आप इसमें देखेंगे कि पीरा वालों के अलग से एनफोर्समेंट स्टेशन है। ठीक है जी। अच्छा, एनफोर्समेंट ऑफिसर कौन है जी? जो इस एक्ट के अंडर बनाया गया है। एनफोर्समेंट स्टेशन क्या है जी? वो कहता है एनी प्लेस और प्रेमिसेस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट
टू बी द एनफोर्समेंट स्टेशन। ठीक है जी, किस लेवल पे? सब डिवीजन लेवल पे। और आगे जाके वो बताएगा कि वो पुलिस स्टेशन की इमारत नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा चीजें हो। ईपीओ का मैंने आपको बता दिया, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। ईपीओ से क्या बनता है? इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर बनता है। फंड, ये भी आगे जिक्र होगा इसका। तो ये पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो अपना फंड है, उसको जस्ट वो फंड लिखेंगे, ये बार बार पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। गवर्नमेंट का मतलब पहले भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं डिफरेंट एक्ट्स में। इसका पंजाब का हम पढ़ रहे हैं तो ये पंजाब है, और अगर किसी फेडरल का पढ़ रहे होंगे तो गवर्नमेंट का मतलब फेडरल गवर्नमेंट होता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर कौन होता है? कोई बंदा है जिसे ना जिसके मुताबिक समझ लो कि कोई फैसला नहीं आया और अब उसकी कुछ कंसर्न्स हैं, तो अब वो कहता है कि मैंने जो है ना किसको जाके अपना दुख सुनाना है। ठीक है, मतलब वो बंदा जो मुतासिर हुआ है वो जाके अपनी मुतासिर चीजें किसको बताएगा? तो वो इसको बताएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन को, कमिश्नर को। ठीक है जी, तो वो कहता है कि मींस एनी ऑफिसर हु मे बी अपॉइंटेड बाय द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन बाय द अथॉरिटी जिसको चाहे वो अपॉइंट कर दे। मैंने एचओ का बताया था, हियरिंग ऑफिसर, ये आगे जाके भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पे तो इसने सिर्फ यही बताया ना कि इस एक्ट के अंदर जो बनाया गया है। इलीगल ऑक्युपायर को देखते हैं, वो कौन है? वो कहता है कि वो बंदा होता है इलीगल ऑक्युपायर, या तो जबरदस्ती जिसने कब्जा किया हुआ सरकारी जमीन पे, या फिर उसने जमीन लीज पे ली, या उसने लाइसेंस कोई लिया। अब वो ना लाइसेंस रिन्यू करवाता है और ना लीज रिन्यू करवाता है, तो वो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे जी? इलीगल ऑक्युपायर कहेंगे। मींस एनी ट्रेसपासर वही ना जबरदस्ती जो बैठा हुआ है कहीं पे ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सच लेसी, लीज पे बैठा हुआ है या लाइसेंसी था, who after the expiry of the period of lease and license continues to remain in the occupation of the state property, or and allottee who after the expiry or cancellation of such allotment continues to remain in the occupation of the state property। यही बात मैंने आपको बताई है। इंडिपेंडेंट मेंबर जी, ये कौन होगा? अभी आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ मेंबर्स होंगे अथॉरिटी के, तो वहां पे जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं ना, क्लियरली आपको समझ आएंगे, यहां नहीं आएंगे अभी। इनिशिएटिंग अथॉरिटी, वो कहता है कि कोई भी केस जो इनिशिएट करती है, शुरू करती है, वो उस अथॉरिटी को कहेंगे इनिशिएटिंग अथॉरिटी। अच्छा जी, उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो यही सीटें आपकी आई थी ना, आईओ की आई थी, ये वो वाला आईओ है। ऊपर जो एनफोर्समेंट ऑफिसर था वो ईओ है, और इसी तरह एसडीओ की भी सीट्स जो आई हुई है वो आगे एसडीओ आप देखेंगे। अच्छा, मैजिस्ट्रेट का जो है ना, ये मैंने आपको लास्ट भी जो प्राइस कंट्रोल वाला था वहां पे बताया था। जो 14A सेक्शन के कोड कौन सा है जी? सीआरपीसी जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसका जो सेक्शन 14A है, उसके तहत जो है ना जो मैजिस्ट्रेट लगाया जाएगा उसको मैजिस्ट्रेट बोलेंगे इन एक्ट के तहत। नोटिस मींस अ नोटिस इंक्लूडिंग एनी समन। ठीक है जी, और अदर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अंडर दिस एक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे? नोटिस। जैसे कि किसी ऑफेंडर को जो भेजा जाएगा तो वो भी क्या होगा जी? नोटिस होगा। ऑफेंस मींस any offense or violation under the act and includes any offense or violation under the schedule laws। देखें, एक तो ये वाला एक्ट जो चल रहा है, इसके तहत अगर कोई काम जो है ऑफेंस हो तो वो भी इसकी डेफिनेशन में आएगा, और अगर कोई काम इस एक्ट में नहीं बताया गया कि ये ऑफेंस है, लेकिन इसके जो स्केड्यूल लॉज हैं वो बिल्कुल लास्ट में दिए होंगे आपको, तो उसमें कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं? उसमें आपका प्राइस कंट्रोल वाला है, उसमें आपका होर्डिंग वाला है, उसमें टेनेंसी है, कॉलोनाइजेशन है, और जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है। ठीक है, तो ये सारे 5 जो है ना, ये इसके जो शेड्यूल लॉज हैं तो उसके अंदर आता है। वहां पे भी अगर किसी बंदे को किसी काम को ऑफेंस कहा गया है तो वो भी इसकी डेफिनेशन में शामिल हो जाएगा। पेनल्टी क्या है जी? मींस द पनिशमेंट और फाइन अवॉर्डेड टू अ पर्सन एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉ। यहाँ पे भी दोनों चीजों का वो जिक्र कर रहा है, ये वाला एक्ट या जो इसके शेड्यूल लॉज हैं। पर्सन से मुराद जो है ना, यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखें वो अजीब बात कर रहा है। वो कहता है पर्सन का मतलब एक नेचुरल पर्सन भी है, पार्टनरशिप भी है, फर्म भी है, कंपनी भी है, एसोसिएशन भी है, ज्वाइंट स्टॉक एसोसिएशन भी है, कारपोरेशन भी है, और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो वो पूछ सकता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्या कारपोरेशन जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में है? तो आप बता देंगे हाँ जी है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो तजवीज किया गया होता है उसे प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। ये लास्ट जो कॉलोनाइजेशन वाला मैंने पढ़ाया उसके अंदर भी आया था। प्रोसिक्यूटर मींस द पर्सन अपॉइंटेड और डिप्यूटेड अंडर सेक्शन 30। ठीक है जी, तो अभी प्रोसिक्यूटर की भी आपको पता है कि बेतहाशा सीट्स आई थी पीरा के अंदर, और उनका भी सबका सिलेबस यही वाला था जो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोसिक्यूटर तो इनकी फाइनल लिस्ट भी आ गई है, तकरीबन भर्ती हो चुके हैं। तो ये जो 30 वाला है ना सेक्शन इसका,
तो उसमें आप जाके देखेंगे इसका जिक्र होगा प्रोसिक्यूटर का। पब्लिक न्यूसेंस, अच्छा पब्लिक न्यूसेंस क्या है जी, कहता है कि ऐसा खलल है जो किसी पब्लिक को पेश आए किसी दूसरे शख्स की वजह से। इसको पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि इलीगल एक्ट है एक, ठीक है जी, और ओमिशन विच कॉजेज वायलेशन, वायलेशन करता है अंडर द एक्ट और इस एक्ट और शेड्यूल लॉज के तहत, ठीक है जी, और विच में कॉज एनी कॉमन इंजरी और डेंजर और अनायंस, ठीक है जी, किसी को मतलब कोई जख्म शख्म आ सकता है, उसके लिए खतरनाक नुकसानदेह हो सकता है वगैरह वगैरह। किसके लिए? पब्लिक के लिए। और टू द पीपल इन जनरल हु ड्वेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी, कहता है कोई भी आम लोग हैं उनको अगर ये तीन चीजें वो करता है, चाहे वो ओपन प्लेसेस हैं वहां पे करता है या किसी की जो प्राइवेट प्लेसेस हैं वहां पे करता है, और विच शैल कॉज इंजरी ऑब्स्ट्रक्शन डेंजर और अनायंस टू पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट, तो उसे हम बोलेंगे कि इसने क्या किया है, इसने रुकावट डाली है, इसने खलल डाला है किसी भी पब्लिक के लिए, ठीक है जी। और यहां पे वो कहता है कि अगर इस तरह की जो न्यूसेंस है ना, वो उससे वो कहे कि किसी को फायदा हो रहा है तो उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी। अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो इस एक्ट के तहत उसको बंदे को पकड़ लिया जाएगा। पब्लिक प्लेस क्या होती है तो आप लोगों को पता है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि रोड्स हैं, जैसे कि जहां पे भी मतलब आम पब्लिक का दाखिला होता है ना कि वो जा सकती है आम पब्लिक, तो उसे हम क्या कहेंगे जी? पब्लिक प्लेस कहेंगे। अच्छा, रेफरेंस जो है ना ये थोड़ा सा है समझने वाला। वो कहता है कि रेफरेंस क्या होता है, कोई डिपार्टमेंट होते हैं ना, डिफरेंस ऊपर हमने पढ़ा है जो, यानी कि पंजाब के डिपार्टमेंट हैं, कोई सेमी गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट वाले हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो लोग जो है ना कोई केस जो भेजेंगे किसको जी? पीरा को। पीरा का मतलब यहाँ पे अथॉरिटी, अथॉरिटी को जो कोई केस भेजेंगे तो उसको जनाबे अली क्या बोलेंगे? रेफरेंस बोलेंगे। रेफरेंस मीन्स अ रेफरेंस मेड बाय अ डिपार्टमेंट wherein any violation or offense is reported to authority, ठीक है ना, तो अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया उन्होंने, और टू द एनफोर्समेंट स्टेशन, एक ही बात है, फॉर एनफोर्समेंट एक्ट ऑफ द स्केड्यूल लॉज। आगे देखते हैं जी, रेगुलेशंस जो भी इस एक्ट के अंदर हैं। रिक्विजिशन का मतलब, हाँ रिक्विजिशन का मतलब देख लें, ये ना इसका एक अलग से क्या है जी, एक सेक्शन है, कौन सा जी? सेक्शन 20। तो रिक्विजिशन में क्या होता है जी, जो एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है वो किसको जी? एचओ को। एचओ कौन होता है? हियरिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। तो जो ईओ होता है वो सेंड करता है हियरिंग ऑफिसर को, और वो सेंड करता है सेक्रेटरी को, ठीक है जी। जो रिक्विजिशन होती है कोई, तो उससे इस एक्ट के तहत जो है ना रिक्विजिशन कहा जाएगा। आगे जाके इसको हम पढ़ लेंगे 20 के अंदर भी। रूल्स मींस वही वाले रूल्स। सिलेक्शन पैनल का, हाँ ये देख लें, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो वो पहले ये भी बताएगा कि जो इसके मेंबर हैं पीरा के वो कौन कौन है। फिर उसके अंदर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऊपर जो मैंने बताया ना अभी एक डेफिनेशन आई थी, इंडिपेंडेंट मेंबर हैं जो। अब उन इंडिपेंडेंट मेंबर्स को कौन सिलेक्ट करेगा? उनको सिलेक्ट करेगा ये सिलेक्शन पैनल, ठीक है जी। तो इसको आगे चल के भी मजीद देख लेंगे। अच्छा, शेड्यूल्स मींस द शेड्यूल्स अपेंडेड विद द एक्ट, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ठीक है जी। जो अपेंडेड है इसके साथ, ये हम बिल्कुल आगे हैं लास्ट के अंदर, ये 82 और ये एंड हो गया। अब देखें यहाँ पे वो क्या कहता है, सी सेक्शन 21RR, ठीक है। ये जो स्किल अभी हमने पढ़ा है ऊपर, तो ये 5 मैंने भी आपको बताए थे, आपके सिलेबस का पार्ट भी है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये RR के अंदर ये आ गया जी आपका स्केड्यूल, और जब आगे जाके SS होगा तो उसके अंदर ये सारे लाज होंगे। वो जो लाज बताएगा ना स्केड्यूल लाज कौन से हैं, तो ये वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं, और आपके सिलेबस का पार्ट भी आपको ज़बानी याद होने चाहिए, ये कौन सा कब आया वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अच्छा, ये यहां पहुंच गए हम RR और SS के ऊपर। अब इसके बाद हम देखते हैं सार्जेंट। सार्जेंट कौन होगा जी? जिसको अथॉरिटी इस एक्ट के तहत अपॉइंट करेगी। सर्विसेज कौन सी हैं जी? जो गवर्नमेंट देगी पब्लिक इंटरेस्ट में, उनको हम सर्विसेज कहेंगे। स्टेट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? तो ये तो ऐसी डेफिनेशन है ना जो बिल्कुल आसान है। देखें कुछ एक्ट जो है ना वो आपको उनके अल्फाज बड़े मुश्किल है, उनको याद करने में भी आपको मुश्किलात आएंगी। मैंने कॉलोनाइजेशन एक्ट पढ़ाया आपको लास्ट, मैंने उसमें आपको यही बताया था कि ये एक रूखा सा जो है ना वो एक्ट है। और उसके बरक्स जब मैंने आपको होल्डिंग वाला पढ़ाया, उसके बरक्स जब मैंने आपको प्राइस कंट्रोल वाला पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि ये वो वाले एक्ट हैं जिनमें रोजमर्रा का आपका अमल दखल होता है, कहीं ना कहीं आपका लेना देना होता है, इसलिए वो वाले आपको जल्दी याद हो जाते हैं। और नंबर 2 ये था कि ये वाले जो एक्ट हैं ये आया 2020 में, 2024 में, तो ऐसे एक्ट हैं जो अभी रिसेंट लिखे गए और इनकी लैंग्वेज बड़ी इजी है।
बरक्स इसके के कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 में आ रहा है, उसकी लैंग्वेज भी बड़ी डिफिकल्ट है। टेनेंसी है 1887 में आ रहा है, और लैंड रेवेन्यू है 1967। तो पुराने हैं, इसलिए उनकी वर्डिंग भी क्या है जी, जरा मुश्किल है। तो इसलिए ये वाले एक्ट ना आपको करने में बड़ी आसानी होगी। स्टेट प्रॉपर्टी मैंने भी आपको बताया कि आपको खुद भी पता है कि कौन सी जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है, मींस प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट भी तो सरकारी है ना, सारे जो ऊपर जिक्र हुआ है। और एनी एंटिटी ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अगर कोई एंटिटी है उसकी जो प्रॉपर्टी उसे भी हम स्टेट प्रॉपर्टी कहेंगे। अच्छा जी, सब डिवीजन क्या है जी, वो कहता है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो बताया जा रहा था ना, तो वो है सब डिवीजन। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट का भी उसने ये बताया था, दोनों चीजें याद रखनी है। अब ये वो एसडीओ कब कहता है, ठीक है। कौन कौन सी सीट्स हैं आपके पास, सार्जेंट है, सार्जेंट के बाद आपके पास आईओ है, फिर उसके बाद ईओ है, उसके बाद एसडीईओ है, उसके बाद आपका कौन होता है जी, हियरिंग ऑफिसर है, और इस तरह। अच्छा, एसडीओ, ठीक है जी, तो ये मैंने भी आपको बता दिया है। सप्लाईज को देख लेते हैं। इंक्लूड्स ऑल सप्लाईज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उन्हें क्या कहेंगे जी, हम सप्लाईज कहेंगे जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और सपोर्ट स्टाफ कौन सा है, कुछ स्टाफ, सारा स्टाफ तो फील्ड में नहीं ना होगा, तो कुछ ऐसा स्टाफ भी होगा जो आपको टेक्निकल असिस्टेंस देगा, जो आपको क्लरिकल असिस्टेंस देगा। तो ये वो बता रहा है कि क्लरिकल, टेक्निकल और अदर मिनिस्टीरियल जॉब्स भी जो होंगी ना, तो वो होगा जी आपका सपोर्ट स्टाफ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला आपका पेपर में आ जाएगा लाजमी, विसल ब्लोअर। एक तो ये ट्रिपल ए है, ठीक है। अच्छा, विसल ब्लोअर कहता है कि कौन होता है, वो कहता है कि ऐसा बंदा होता है इस एक्ट के तहत कोई भी ऑफेंस है तो वो या तो पक्की खबर दे आपको, या वो आपको बताए, शुबा जाहिर करे कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम, विसल ब्लोअर कहेंगे, यानी कि मुखबर जो होता है, ठीक है जी। मीन्स द पर्सन हु इन द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजेस, ठीक है जी, डिस्क्लोज करना, बता देना। एन एक्चुअल और सस्पेक्टेड वायलेशन, देखो ना, मैंने कहा असल या फिर जो सस्पेक्ट है उसे शक है, वायलेशन और ऑफेंस इस एक्ट के तहत जो है, ये आपका सारा क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो है, कहता है कि इतनी सारी मैंने डेफिनेशंस आपको बता दी हैं, इसके अलावा भी अगर कोई डेफिनेशन आती है तो आप अब तय नहीं कर पा रहे कि इसका मतलब क्या है, तो आप कैसे तय करेंगे। कहता है कि वो लिखा होगा नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो लिखा होगा पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के अंदर, या कोड का तो आपको पता है ना, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, और स्केड्यूल लॉज। तो यहां पे आपने देख लेना है, जैसे कि आगे जाके ना वो आर्टिकल वर्ड आएंगे। क्या वर्ड आएंगे जी, आर्टिकल। तो आर्टिकल जो है ना, हमने कहां पे पढ़ा था, जब हमने वो होल्डिंग वाला पढ़ा था ना, तो उसके अंदर आर्टिकल की डेफिनेशन थी। तो वो फिर आप ये स्केड्यूल लॉज के तहत इसको देख लेंगे। चैप्टर 2 देखते हैं जी इसका। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा इस पेज का भी जो है ना वो व्यू दिखा गया हूं। अब देखते हैं, वो कहता है कि अथॉरिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, कौन सी अथॉरिटी जी, जो पीरा है, ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट कहता है गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए जो वो ऑफिशियल गैजेट में देगा, ये अथॉरिटी बनानी है, ठीक है जी, जिसका नाम क्या होगा, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं, वो कहता है अथॉरिटी शैल बी एक बॉडी कारपोरेट हैविंग, सबसे पहले वो कहता है परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है, यानी कि हमेशा के लिए है, ये खत्म नहीं होगी। तो जैसे कई लोग सवाल करते हैं ना कि सर आया कि ये खत्म ना हो जाए 2 साल बाद, 4 साल बाद जब गवर्नमेंट जाएगी, तो इसके एक्ट में लिखा हुआ है कि ये परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील होगी इसकी, दूसरे नंबर पे ये, और पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक्वायर और डिस्पोज, ठीक है जी। तो ये कोई अपने तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, और कोई एक्वायर डिस्पोज, खुद से जो है ना प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। और इसके अलावा चौथे नंबर पे क्या है जी, स्यू और बी स्यूड। ये वाला जो है ना, अगर आपको याद हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था, तो वो वाली आपको याद होगी कि इसके नाम से जो है ना कोई इसके ऊपर केस किया भी जा सकता है, और ये किसी के ऊपर केस कर भी सकता है। तो ये इसका मतलब है। तो ये, और एक और चीज रह गई है लास्ट, जो इसका थर्ड सबसेक्शन है, वो कहता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा जी, वो लाहौर में होगा। ये तो सबको पता है ना, ये तो आसान था। आगे देखते हैं। अब कंपोजिशन बता रहा है वो कि अथॉरिटी के अंदर कौन कौन लोग होंगे। तो एक तो चेयरपर्सन है, और चेयरपर्सन कौन है जी, सीएम पंजाब, ठीक है जी। जो भी होगा उस वक्त जो है ना वो इसका चेयरपर्सन होगा, जैसे अभी मोहतरमा साहिबा है। चीफ सेक्रेटरी है, ये वाइस चेयरपर्सन है। आगे जाके वो आपको बताएगा कि ये जब इख्तियारात जो है तो इसके पास, लेकिन ये नहीं काम कर पा रहा अगर सीएम, तो ये आगे जो यहाँ पे देखें, बल्कि जो वाइस चेयरपर्सन है तो उसको भी
आगे दे सकता है कि ये काम आप करें। अच्छा, मेंबर हम देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था, अभी मैंने आपको इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में भी बताया। तो उससे पहले देखें, तकरीबन ना ये 18 लोग बनेंगे, ठीक है, तकरीबन 18 बनेंगे। आप यहां से देखें, ये है 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, और 3 मेंबर्स ये हैं, ठीक है जी। कितने हो गए? 4 और 3 7 तो ये हो गए ना सीधे सीधे, बाकी भी मैं आपको बताता हूं। तो अच्छा, पहले इसको रीड कर लेते हैं ऊपर, फिर आ जाते हैं इसके ऊपर। सीएम साहिबा है, चीफ सेक्रेटरी है, सीनियर मेंबर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का, सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट का, पीपीओ का पता है कौन होता है? ये आपका एक पीपीएससी के अंदर एमसीक्यूज भी आया हुआ है बड़ी बार। तो जो आपका आईजी होता है ना पंजाब पुलिस का, उसे क्या कहते हैं? उसे पीपीओ कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी मैंने आपका वो करवा दिया है। अच्छा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का, सेक्रेटरी सर्विसेज विंग एसएनजीएडी का, और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, सेक्रेटरी है जी गवर्नमेंट पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का, उसके बाद सेक्रेटरी गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। ये सारे सेक्रेटरीज हो गए। अब आ जाते हैं वही जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, ये 3 मेंबर है ना जो ये प्रोविंशियल असेंबली से लेने हैं। जो पीए होती है आपकी प्रोविंशियल असेंबली, एक नेशनल असेंबली होती है सेनेट, और जो सूबे की होती है वो कौन सी होती है? वो प्रोविंशियल असेंबली होती है। तो वहां से कितने मेंबर उठा लिए? 3 उठा लिए, लेकिन उन 3 के अंदर एक फीमेल लाजमी होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब इन 3 मेंबर्स को कैसे जो है यहाँ पे लाया जाएगा, कौन लेकर आएगा? तो सीएम साहिबा या जो भी सीएम होगा ना उस वक्त, तो वो इन्हें नॉमिनेट करेगा। उसके बाद ये जो अब है ना 4 इंडिपेंडेंट मेंबर, इनके लिए एक सिलेक्शन पैनल है। सिलेक्शन पैनल ही इन 4 लोगों को लेकर आ सकता है, ठीक हो गया, क्लियर? और लास्ट में आपका डीजी जो इसका अपना होगा, मेंबर या सेक्रेटरी दोनों है वो। अच्छा, ये अभी जो मैं आपको बात बता रहा था ना कि जो भी सीएम है वो चेयरपर्सन है, तो चेयरपर्सन क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर्स वाइस चेयरपर्सन को, ठीक है जी, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल और एनी ऑफ हिज फंक्शंस अंडर द एक्ट। आगे देखते हैं जी, वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स एट क्लास के एंड एल है ना ये, हाँ अच्छा, ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। अब वो कौन कौन से हैं? ये जो एक्स्ट्रा थे ना, जे के एल ही आता है उसके बाद, एक्स्ट्रा जो है ये 3 और 4 7 मेंबर, तो इनके बारे में बता रहा है वो। और इसके बाद जी आगे तो नहीं चले गए, एक मिनट, हाँ यहां से 4th नंबर से, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द अथॉरिटी मे कोऑप्ट इन एनी मीटिंग। वो कहता है कि अब जितने मेंबर्स ऊपर बता दिए गए हैं, इसके अलावा भी अथॉरिटी क्या कर सकती है? कुछ सेक्रेटरीज को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होंगे उनको, किनका जी? रेलिवेंट डिपार्टमेंट। कौन से रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं? जो आपके स्केड्यूल लॉज बनते हैं, उन लॉज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनके जो डिपार्टमेंट बनेंगे, उनके जो सेक्रेटरी होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, वो भी इन मीटिंग में जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो अब ये भी आपका एमसीक्यूज है कि इंडिपेंडेंट मेंबर कितने साल के लिए आता है? 3 साल के लिए, बट दे शैल सर्व ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो आ रहा था ना बार बार, प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट वाला, ये प्लेयर ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे तो पंजाब की बात है ना, तो तब तक काम करेंगे। इंडिपेंडेंट मेंबर में रिजाइन एट एनी टाइम, लेकिन 1 महीना पहले उसको बताना होगा कि मैंने रिजाइन करना है। अब देखते हैं जी, वो सिलेक्शन पैनल आ गया है जिसके तहत जो 4 मेंबर हैं एक्स्ट्रा, उसके अंदर भी एक फीमेल लाजमी है, और जो 3 मेंबर प्रोविंशियल असेंबली वाले थे उसके अंदर भी एक फीमेल मेंबर लाजमी है। सिलेक्शन पैनल आपको, अच्छा सिलेक्शन पैनल कैसे बनेगा? ये कौन है जिन्होंने उन 4 बंदों को लेके आना, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन पैनल भी तो बनना चाहिए ना, तो पहले उसको बना लेते हैं। वो कहता है देयर शैल बी अ सिलेक्शन पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सन, इसके अंदर 3 बंदे हैं, यानी कि ये 3 बंदे उन 4 बंदों को चूज करेंगे, ठीक है जी। अदर देन सर्विंग पब्लिक सर्वेंट, वो कहता है कि एक तो पब्लिक सर्वेंट ना हो वो, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो कौन होते हैं जी? आपके जो एमएनएज एमपीएस होते हैं, कहता वो भी ना हो। टू बी नॉमिनेटेड बाय द सीएम फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ठीक है जी। तो ये सीएम साहिबा, ये पैनल या जो भी सीएम होगा वो ये पैनल बनाएगा, और ये पैनल फिर उन बंदों को नॉमिनेट करेगा। सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी बाय मेजॉरिटी, ठीक है जी। सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बाय मेजॉरिटी। तो 3 बंदे हैं, 3 में से 2 जहां भी जाएंगे वो क्या हो जाएगी जी? वो मेजॉरिटी हो जाएगी। ऑफ सिलेक्शन पैनल एंड द सिलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 30 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच सिलेक्शन प्रोसेस। अगर उन्होंने 1 जनवरी को पोस्ट कोई एडवर्टाइज की है तो
30 जनवरी तक उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। द सिलेक्शन पैनल शेल इनवाइट एप्लीकेशंस, ठीक है जी, लाजमी तौर पे जो है ना उन्होंने एप्लीकेशंस मांगनी है, खुद से जो है ना वो नहीं कर सकते। फ्रॉम द पब्लिक फॉर सिलेक्शन फॉर इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड शेल आफ्टर इंटरव्यूइंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉरवर्डेड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर देयर अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है जी। उनको देखेंगे कि कौन एलिजिबल है, उसका इंटरव्यू करेंगे, उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेज देंगे, आगे गवर्नमेंट जाने और उनका काम जाने। द डीजी शेल प्रोवाइड द सेक्रेटेरियल सपोर्ट, ठीक है जी, वो जो दफ्तरी जो भी सपोर्ट होगी वो सारी की सारी कौन देंगे जी, डीजी साहब। और डीजी कौन है, डीजी साहब ऊपर बता दिया उसने कि जो इस अथॉरिटी के डीजी हैं वो हैं। अच्छा जी, उसके बाद 6 नंबर पे देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन किन लोगों की जी, जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, वो जो 4 मेंबर अलग से बनने हैं वो कौन कौन होने चाहिए या कौन नहीं होने चाहिए, यहां पे वो बताएंगे आपको। एन इंडिपेंडेंट मेंबर शेल बी ऑफ इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी, जो उसकी इंटेग्रिटी है ना बिल्कुल साफ शफाफ सुथरी होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। एंड प्रूवन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन द फील्ड्स, कुछ फील्ड उसने बताई हैं, या तो सोशल वर्क में या लॉ के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या एजुकेशन के अंदर या कॉर्पोरेट के अंदर उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ये उसकी क्या है जी, एलिजिबिलिटी है। आगे देखते हैं, पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाई। अब वो डिस्क्वालीफाई कब होगा, कहता है एक तो उसको सरकारी मुलाजमत छोड़े 6 महीने से ज्यादा अगर नहीं हुए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, ठीक हो गया जी। और वो कहता है कि अगर वो ज़िनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे कोई बीमार है तो भी वो क्या है जी, इनएलिजिबल है। अगर वो बैंकरप्ट है, पैसे नहीं है, गरीब बंदे का काम यहाँ पे नहीं है, तो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए उसे, ठीक है जी। वैसे ये गरीब और बैंकरप्टी में ना, बैंकरप्सी ये दो अलग चीजें हैं, मैंने उसको उसमें मिला दिया है, तो आप सिर्फ बैंकरप्ट याद रखें। होल्ड्स एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कोई भी ऑफिस उसने होल्ड किया हुआ है ना पाकिस्तान की सर्विसेज में तो भी एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद or is in the service of any statutory body or any other body which is owned or controlled by the government, तो भी डिस्क्वालीफाई है। यहां पे कहता है कि अगर वो डिसमिस हुआ है, रिमूव हुआ है, या उसको जबरदस्ती जो जबरी रिटायर होता है वो किया गया है तो भी वो इनएलिजिबल है। इसके अलावा उसने करप्शन की है या मिसकंडक्ट में उसको निकाल दिया गया, ये 3 काम उसके करप्शन या इसकी वजह से हुए तो इनएलिजिबल है। She has been convicted for a criminal offense, अगर उसने किया हुआ है इनएलिजिबल। और इंटरेस्ट अगर उसका कोई है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई मफाद है जाती, तो भी इनएलिजिबल है। तो ये अब थी जनाबे अली वो चीजें जिसकी बिना पे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं या मेंबर्स हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाना है। अब देखते हैं जी मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या जी, पीरा जो है, इसकी मीटिंग्स कैसे कब क्यों उन्होंने यहां बताया। अथॉरिटी शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेन एंड शैल ऑब्जर्व। अच्छा, मोस्टली चीजें जो यहाँ पे आएंगी ना उसके अंदर वो बताएगा कि ये रूल्स में जो तय कर लिया जाएगा या रूल्स में तय है, ठीक है। तो आपने बस उसको ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाना क्योंकि आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होना है। जितनी डेप्थ में जाएंगे टाइम अपना वेस्ट करेंगे, चीजों को रटा लगाएं उसकी बजाय। अच्छा जी, authority shall meet at such time and place and shall observe such procedure with regard to transaction of its business and meeting as may be prescribed, तजवीज जो की जाएगी until so prescribed as the authority may determine। उसके बाद meetings of authority shall be preside कौन करेगा जी, प्रिजाइड करेगा चेयरपर्सन, या फिर चेयरपर्सन तो नहीं है ऊपर जैसे उसने बताया था, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो कौन, वाइस, तो यहां पे वाइस चेयरपर्सन आ जाएगा। अब वाइस चेयरपर्सन साहब भी नहीं है तो वो कहता है कि when the vice chairman is also absent by member nominated by the chairperson, तो चेयरपर्सन साहब बता देंगे कि यार मेरी जगह किसने इसकी मीटिंग को प्रिजाइड करना है। कोरम क्या होना चाहिए ये तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत बार लफ्ज आया। वो कहता है आधा होना चाहिए कोरम इसका, ठीक है जी, आधे मेंबर लाजमी होने चाहिए मीटिंग के अंदर। डीजी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। तो अब देखें वो कहता है कि कौन बुलाएगा मीटिंग, बुलाएगा डीजी, लेकिन डायरेक्शन किसकी होंगी, चेयरपर्सन साहब या साहिबा जो भी हैं उसकी। द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी। तो ये तो आपको पता है, ये तो हर एक्ट के अंदर हर जगह हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि मेजॉरिटी होगी, तो ऊपर भी हमने यही पढ़ा है। ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन क्या बोलते हैं अलग बात ये है, कहते हैं जो मौजूदा लोग हैं ना
उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। एक मेजॉरिटी वो होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऊपर आपको बताया कि ये 18 मेंबर हैं, 18 में से अब मेजॉरिटी तो जो है वो 9+1 होनी चाहिए ना, तो लेकिन अब वो कहता है कि वहां पे हाजिर ही 9 बंदे हैं, तो मेजॉरिटी कितनी बनेगी, इसमें से 5 बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या कहता है, द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट वोटिंग एंड इन द इवन इक्वालिटी ऑफ वोट्स द चेयरपर्सन और इन हिज एब्सेंस द पर्सन प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग एंड केस शैल हैव बी अ कास्टिंग वोट। देखें, वो कहता है कि आपके पास थे जनाबे अली टोटल 9 बंदे, ठीक है, 9 में से एक बंदा जो है, बल्कि नहीं, आप इसे लगाएं, टोटल आपके पास 10 बंदे थे, 10 में से 5 ने एक तरफ वोट दे दिए और 5 ने एक तरफ वोट दे दिए, तो अब कैसे फैसला होगा? कहता है कि जो चेयरपर्सन है उसके पास कास्टिंग वोट होगा, ये आपका ईडीएम भी है 9th-10th में जो है ना, सेकंड ईयर में भी ये था, तो फैसला कुन वोट याद आपको आगे होगा, तो उसका वोट क्या होगा जी, कास्टिंग वोट होगा, फैसला कुन वोट होगा। आगे देखते हैं जी, द डीजी शैल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ द डिसीजन एंड अथॉरिटी। पूछेगा क्या आपसे एमसीक्यूज में कि किसके पास होगा जी रिकॉर्ड मिनट्स एंड डिसीजन का, तो बताएगा डीजी के पास। अच्छा जी, अब यहां पे 7th में वो ये कहता है कि ऊपर जितने मेंबर थे ना, अगर उसमें से कोई प्रेजेंट नहीं है और कोई फैसला हो गया, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि, या कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये फैसला चूंकि वो बंदा प्रेजेंट नहीं है तो ये फैसला कलअदम करार कर दो, वाइड कर दो, ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, डीजी। डीजी के बारे में बताता है कि डीजी कौन होगा, कैसा होगा, वगैरह वगैरह। तो डीजी जो है ना, वो या तो पैस का होगा या फिर पीएमएस का होगा। ठीक है जी, पैस का होगा या पीएमएस का होगा, और कम से कम जो है ना BS19 का, कहां लिखा हुआ है, हीरा बेसिक स्केल जो है, कहते हैं कि कम से कम 19 का होना चाहिए या अबव, यानी कि 20वें 21वें का भी हो सकता है, लेकिन 19वां कम से कम उसने बताया। इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वही वाली बात आ गई है जो प्रिस्क्राइब्ड होंगी, वगैरह वगैरह। द डीजी सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी रिस्पांसिबल कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। मतलब ये जो एक्ट है उसको जो भी लागू करवाना है तो वो डीजी ने करवाना है। डीजी शैल बी, बेसिकली तो डीजी ने नहीं करवाना, आगे वो जो लोग हैं वो करवाएंगे। द डीजी शैल बी रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटेरियल फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अथॉरिटी। जाहिर है वो डीजी नहीं देना है, ऊपर भी जो वो पैनल है, सिलेक्शन पैनल जो था, उसको किसने दिया था, उसको भी डीजी साहब ने ही दिया था। DG shall exercise such powers as are mentioned in the act or as may be prescribed or delegated to him by the authority। जो भी इसको पावर्स दी हैं अथॉरिटी ने, तो वो जाहिर है इस्तेमाल तो उसने करनी है। अब 9th पे देखते हैं जी, कमेटीज की बात कर रहा है वो। कमेटीज, ये कमेटी किसकी है जी, अथॉरिटी की है। इससे आगे जाके भी कमेटी आएंगी, वो किसकी होंगी, वो बोर्ड की होगी। अभी बोर्ड भी स्टार्ट होगा इसके बाद। वो कहता है द अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूट सच कमिटीज as it may deem necessary for carrying the purposes of the act। मतलब इस एक्ट के लिए जो भी जरूरी हो वो कमेटियां बनाई जा सकती हैं। And such committees shall exercise such powers and perform such function as may be assigned to them by the authority। जो भी उनको पावर्स मिलेंगी अथॉरिटी की तरफ से वो उसे एंजॉय करेंगी। Subject to subsection 1, the committee may co-opt any person other than a member of the authority to attend a meeting of the committee। देखें, वो कहता है कि अब कमेटी जो है ना, जो भी कमेटी बन गई है, एक तो कमेटी के अपने मेंबर हैं, वो तो ठीक है, इसके अलावा भी वो कहते हैं कि किसी मेंबर को वो इनवाइट कर सकती हैं, लेकिन उसको बस वो ऐसे ही आएगा, ठीक है, पावर्स कोई नहीं होंगी उसके पास। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, तो अब वो वाली बात आ रही है जिसकी वजह से ना वो मोस्टली लोग फैसिनेट होते हैं, कहते हैं कि यार इसकी पावर क्या है, क्यों हम यहाँ पे जाएं। काफी वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, बल्कि भी मोस्टली लोग जो ईओ और आईओ हुए हैं उसमें मोस्टली लोग मैंने देखे हैं सरकारी मुलाजिम थे पहले ऑलरेडी, तो वो वाली कि यार यहाँ पे हमारे पास पावर नहीं है, वहां पे हमारे पास ज्यादा पावर्स होंगी, वगैरह वगैरह। तो अब देखते हैं जी कि क्या पावर्स हैं इसकी, क्यों इन पावर्स की वजह से लोग जाना चाहते हैं। अभी तो ये हम पूरे डिपार्टमेंट की देख रहे हैं ओवरऑल, उसके बाद हमने पावर्स देखनी है, अलग अलग देखनी है कि SDEO जो आपने भर्ती होना है, और ईओ की सीट्स भी आ गई हैं, अगर आपने वो भर्ती होना है, आईओ की सीट्स आ जाती हैं, आपने वो भर्ती होना है, तो उनकी क्या पावर्स होंगी वो भी हमने आगे जाके देखना है। Subject to the provision of the act and the rules or regulation framed thereunder, the authority may exercise its powers and take such measures as may be necessary for carrying out the purpose। वही वाली बात है जनरली जो लिखी हुई है। अब वो कहता है यहाँ पे आके बता रहा है कि ये वाले काम है जो कि अथॉरिटी की पावर्स हैं। वो कहता है कि ओवरसी, स्पेयरहेड एंड मॉनिटर, क्या चीज ही, implementation of the policy, guidelines issued by the government
फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो ये वाला जो एक्ट है इसकी जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी इसके अंदर पॉलिसीज हैं, जो भी इसके पर्पस हैं, उनको इंप्लीमेंट करवाना है किसने जी? अथॉरिटी ने। ठीक है जी, इंप्लीमेंट करवाने के लिए उनको मॉनिटर करना है। उसके बाद एक एचओ जो है ना अपॉइंट करना है, किस लिए जी? इस एक्ट के पर्पस के लिए, जो भी पर्पसेस हैं इसके, उसके लिए। अपॉइंट अथोराइज्ड ऑफिसर, देखिए ना वो ऊपर उसने बताया था कि 10th आर्टिकल होगा और उसका जो सेक्शन होगा और उसका जो सब सेक्शन है वो 2 और उसका यहाँ पे आके सी है, ये अथोराइज्ड ऑफिसर का उसने ऊपर बताया था। इसी तरह एम्प्लॉय का भी आगे आएगा और ये हियरिंग ऑफिसर तो ऊपर आ गया था। वो कहता है कंडक्ट अ सिचुएशनल असेसमेंट, तो असेसमेंट करेगा वो जी, सिस्टमैटिकली गैदर एंड एनालाइज रेलेवेंट डाटा फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव प्लानिंग। तो इन तमाम चीजों की क्या करेगा जी? वो असेसमेंट करेगा। कौन? जो पीरा का डिपार्टमेंट है वो, यानी कि अथॉरिटी। कंडक्ट सच इंक्वायरी, तो इंक्वायरी भी कर सकता है जी, एज इज रिक्वायर्ड फॉर द कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट और शेड्यूल लॉज। उसके बाद अपॉइंट एंड ट्रेन एम्प्लॉइज, ठीक है जी, अपॉइंट भी करेगा उनको और ट्रेन भी करेगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज in such manner and on such terms and condition as may be prescribed and until so prescribed as may be determined by the government। वही वाली बात, जो भी तजवीज की जाएगी इस एक्ट के तहत, वो वाली चीजें। उसके बाद जी इस्टेब्लिश रोल्स, जुरिसडिक्शन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉइज, वो भी सारा किसने करना है? इसने अपने एम्प्लॉइज के बारे में वो खुद बनानी है सारी चीजें। उनके रोल्स, मतलब क्या किरदार होगा उनका, एरिया कितना होगा। अब जैसे एसडीओ है, उसका कितना एरिया होगा, आगे जाके भी हम पढ़ेंगे कि एक जो एनफोर्समेंट स्टेशन होता है उसके अंदर एसडीओ होता है, उसके अंदर एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, उसके अंदर सार्जेंट्स होते हैं, उसके अंदर सपोर्टिंग स्टाफ होता है, वगैरह वगैरह। तो अब एक जो आपका एनफोर्समेंट स्टेशन है उसके अंदर सपोज 5 ईओज हैं, तो अब उनकी जुरिसडिक्शन कैसे तय करनी है? ठीक है जी, यानी कि ये एरिया अब इसको 5 हिस्सों में किस तरह डिवाइड करना है, तो ये सारी चीजें कौन तय करेगा जी? अथॉरिटी। उसके बाद डिवाइस द मैकेनिज्म ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल अपने ही जो एम्प्लॉइज हैं उनकी कारकर्दगी की जांच पड़ताल करेगा। टेक मेजर टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन डिसिप्लिन, जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनके नज्मो जब्त के लिए वो मैयर्स करेगा। अगर वो नज्मो जब्त पे पाबंदी नहीं करते तो वो कहता है कि टेक मैयर उन्होंने करनी है। हायर एंड डिटरमिन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ सच एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स। अगर इनमें से किसी को भी वो हायर करते हैं तो वो सारे भी अथॉरिटी ने खुद तय करने हैं। आगे देखते हैं जी एडमिनिस्टर द एनफोर्समेंट स्टेशंस। डेफिनेशंस तो आपने देख लिए ना इसकी, मैंने वो बता भी दिया आपको कि जो एनफोर्समेंट स्टेशन होता है वो कोई भी सरकारी महकमे की इजाजत वो जो है ना इमारत हो सकती है, कोई इमारत हो सकती है, और जाहिर है कि जब वो ये ऑफिस बन जाएगा तो वैसे ही उसने सरकारी बन जाना है, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं होना चाहिए। वो कहता है इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये है स्टेशंस, यानी कि जितने भी हैं उसको सबको अथॉरिटी ने करना है। प्रोवाइड गाइडलाइंस, अच्छा ये आ गया अब आपका डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स। ठीक है जी, वो जिसके बारे में आपको बता रहा था कि अभी कमेटी आपकी अथॉरिटी की बनी है, आगे जाके किसकी बननी है? बोर्ड की बननी है। और आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो है ना आगे मिलती जुलती भी आएंगी। सुपरवाइज, मॉनिटर एंड रिव्यू किया जी प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ किसकी जी? यही वाला जो बोर्ड है ना इसकी, और स्टेशंस की किसने करनी है? जाहिर है अथॉरिटी नहीं करनी है ना वो भी, वरना अगर खुले छोड़ दिया इनको तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। असाइन एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू एनफोर्समेंट स्टेशन और टेक ऑल नेसेसरी मेजर फॉर इंप्लीमेंटिंग द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी इन्होंने करना है जी। रिकमेंड बजट रिकमेंड करेगी खुद अथॉरिटी। ठीक है, एस्टिमेट टू द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। ठीक है ना, अब वो कहेंगे गवर्नमेंट वाले कि आप इस पे एक्ट पे अमल क्यों नहीं करा रहे, तो ये अथॉरिटी वाले कहेंगे जी हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हमें ये बजट दो फिर हम इस पे अमल करेंगे। ठीक है, वैसे ना इनकी और भी काफी हैं वो जो एक आई थी ना टर्म ऊपर, कौन सा जो कॉस्ट थी, एनफोर्समेंट कॉस्ट, अगर वो एनफोर्समेंट कॉस्ट से इनको अर्निंग आ जाती है ज्यादा तो फिर तो और अच्छी बात है। अच्छा, बजट वाला हो गया। पेक्यूनरी लिमिटेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज टू इम्पोज फाइन। देखें अब डिफरेंट मैंने आपको बताया ना कि वो क्या है जी, डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं। अब कौन सा डेजिग्नेशन जो है, कौन से डेजिग्नेशन वाला ऑफिसर जो है कितना फाइन कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है जी, सैंक्शन पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड टू एनी पर्सन
भाई इनाम भी मिलेंगे, भर्ती हो जाओगे ना अगर यहाँ पे कोई अच्छा काम करोगे तो इनामात भी हैं। कहता है एनी पर्सन इंक्लूडिंग जो एम्प्लॉय हैं हु हैज मेड एन एक्सेप्शनल एफर्ट टुवर्ड द अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। और आखिर में क्या कहता है, और इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है जो बाद में ऐड कर दी जाए वगैरह वगैरह। और यहां देखते हैं द अथॉरिटी में डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर एंड फंक्शन टू द डायरेक्टर जनरल और चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड और इट्स अथोराइज्ड ऑफिसर। इन लोगों को जनाबे अली वो कहता है कि पावर्स दे सकता है अथॉरिटी जो है। ठीक है, अब देखते हैं एम्प्लॉइज ऑफ द अथॉरिटी, ये भी छोटा सा है। इसमें वो कहता है द अथॉरिटी, टाइम देखूं कितना हो गया, टाइम वैसे काफी लंबा हो गया लेक्चर, चले खैर है। एम्प्लॉइज ऑफ द अथॉरिटी, वो कहता है द अथॉरिटी में, कहता है एक तो इट्स ओन या फिर थ्रू डीजी या फिर थ्रू अथोराइज्ड ऑफिसर, तीन चीजें उसने बताई हैं, एमसीक्यूज आपका बन सकता है। वो कहता है अपने एम्प्लॉइज को क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है एज मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उनके ऊपर जो है वो अपॉइंट कर लेंगे एम्प्लॉइज को, वो तीन बंदे जिनका वो जिक्र किया उसने। अच्छा जी, तीन बंदों के थ्रू अथॉरिटी ने करना है, करना तो अथॉरिटी ने एट द एंड, until so prescribed as may be determined by the government। फिर आगे कहता है the authority may by regulations provide, देखें वो आपने रूल्स तो पढ़े होंगे ना, E&D रूल्स जो हैं सरकारी मुलाजमीन को तो बड़े अच्छे से पता होंगे। तो वो कहता है कि मुलाजमीन की रेगुलेशंस के तहत उनकी जो कारकर्दगी है, उनका जो नज़्म व ज़ब्त है और उनका एहतसाब जो है वो भी अथॉरिटी ने ही करना है। इसके बाद authority may lead or borrow any of its employee or employee for any or the other department। वो डेपुटेशन वाला नाम आपने सुना है ना कि मोस्टली लोग हैं किसी छोटे डिपार्टमेंट में होते हैं, वो कहते हैं यार एफआईए में डेपुटेशन पे तो भिजवा दो, तो ये वो वाली चीज है। कहता है कि यहाँ से कहीं आप डेपुटेशन पे जा भी सकते हो और किसी को डेपुटेशन पे ले भी सकती है अथॉरिटी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर मुझे लगता है कि हमें बाद में कर लेना चाहिए क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो गया है। अच्छा जी, तो ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालने लगा हूं, तो जो लोग भी पीरा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉज वाला हमने अपना एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है 25 से, तो हमने इसको किया हुआ है जी स्टार्ट। ठीक है, 25 से ये हमारे पास है स्टार्ट, और मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको इसकी बता देता हूं। ठीक है जी, 25 अगस्त से तो हमने इसके अंदर जितने भी आपके लॉज हैं ना वो सारे हमने इसके अंदर क्या जी कवर कर रहे हैं। अभी कुछ हमारे रहते हैं, तो अभी तक हमारे मैक्सिमम मेरा ख्याल 22 से 23 तक जो है ना वो लेक्चर्स हो चुके हैं और 8 से 10 मजीद लेक्चर होंगे। ठीक हो गया। और कंप्लीट इसके अंदर मैंने क्या किया है जी, मैंने अकेले नहीं और भी लोग हैं, उन्होंने कंप्लीट इसको कवर करवाना है और फीस हमने बहुत मुनासिब रखी है ताकि हर एस्पायरेंट जो है वो इसके अंदर एडमिशन ले सके। सिर्फ हमने 2000 इसकी फीस रखी है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो पेपर होने के एक दिन पहले तक ज्वाइन कर सकता है क्योंकि सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर कोई इतना ज़हीन है कि एक दिन पहले सारे लेक्चर्स कर ले तो एक दिन पहले आ जाए, नहीं तो अभी जो है ना आप हमारा सेशन जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को अब पता है कि सिर्फ एक पेपर आपका अभी होना है और वो लॉ वाला होना है। इसी ने फैसला करना है कि आपने आगे जाना है नेक्स्ट जीके वाले पेपर में या नहीं जाना, फिर जीके के बाद ऐसे वाले पेपर में जाना है या नहीं जाना, तो ये पेपर जो है ना आपका फैसला करेगा। तो अगर किसी के जहन में ये सवाल है कि ये क्या हो जाएगा या नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। देखें अभी मैंने यहाँ पे ये करवाया और कुछ मैंने यूट्यूब पे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना आर्टिकल्स डाले हुए हैं, कोई 4-5 लेक्चर पहले भी डाले हुए हैं। तो देखेंगे आसान चीजें, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी ये अच्छे से। और मैंने इसके अंदर जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे, ठीक है जी, वेबसाइट के थ्रू आपको मिलने हैं। और इसके अलावा जो है नोट्स हैं वन लाइनर, ठीक है जी, वन लाइनर नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं और मैं कर रहा हूं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे क्योंकि जो मुश्किल अल्फाज हैं या मुश्किल लाइंस लिखी हुई थी कहीं भी एक्ट के अंदर, हमने क्या किया जी उनको आसान अल्फाज के अंदर और जो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज टाइप नहीं है, ये वन लाइनर है। तो एमसीक्यूज में ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेजेस बन जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर सिर्फ बात करें ना तो उसका जो पहला
आपका चैप्टर है जिसके अंदर 6 आर्टिकल हैं, सिर्फ 1 से लेके 6 तक। तो अगर बनाने पे आए तो आप उससे भी 40-50 एमसीक्यूज बना सकते हैं। तो इस तरह तो हजारों एमसीक्यूज बन जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, बजाय इसके कि एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनाए, हमने वन लाइनर के अंदर नोट्स और लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्डेड इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट कर देगा तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।